स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग त्रिभुज पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल, अपने 10th मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वो चैप्टर है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है, लेकिन आज के वीडियो के बाद आपको त्रिभुज की समस्या समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसको इसके बेसिक से पढ़ने वाले हैं, है ना, जीरो से इसको पढ़ने वाले हैं। तो जब त्रिभुज की बात करते हैं तो सबसे पहले माइंड में आता है कि इससे एग्जाम में कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा। तो इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो है 50 की जगह पर 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो दोगुना कर दिया है। तो अगर आप त्रिभुज को ठीक से तैयार कर लेते हो तो आपका 20 मार्क्स पक्का है। ठीक है ना, 10 की जगह पर आप 20 मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि दोगुना क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है समरूप आकृति क्या है। समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। समरूप आकृति किसे कहते हैं? समरूप मतलब समान रूप का हो, समान आकार परंतु समान आकार की आकार जो है ये वृत्त है और यह भी वृत्त है। आकार समान है परंतु आमाप, इसकी जो त्रिज्या है वो है मान लो 2 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या है ये है 5 सेंटीमीटर। इसका आकार समान है लेकिन आमाप समान नहीं है। ये समरूप आकृति है। जैसे देखो, एक वर्ग है, ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है और एक वर्ग और है, इस भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है। इसका आकार समान है परंतु आमाप समान नहीं है। आकार समान है लेकिन आमाप, इसकी जो माप है और इसका जो माप है वो समान नहीं है। यह समरूप है। अब चलते हैं सर्वांगसम आकृति की तरफ। सर्वांगसम आकृति का मतलब होता है समान आकार एवं समान आमाप। आकार भी समान हो, यानी यह वृत्त है तो यह भी वृत्त हो, और यह 3 सेंटीमीटर का है तो यह भी 3 सेंटीमीटर का ही इसकी त्रिज्या हो, तब जाकर के ये सर्वांगसम आकृति कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्ग की चर्चा किए हैं ऊपर, तो यहाँ पर भी वर्ग की चर्चा कर रहे हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला, तो इस वर्ग का जो आमाप है वह भी 5 सेंटीमीटर भुजा वाला होना चाहिए, तब जाकर के सर्वांगसम होता है। एक जैसे दिखना चाहिए, अगर आमाप अलग अलग भी है तो वह समरूप है। एक जैसे दिखना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, यानी अगर इसके ऊपर इसको रख दिया जाए तो यह पूरी तरह से ढक जाए, इसके ऊपर इसको रख दिया जाए तो यह पूरी तरह से ढक जाए, तब जाकर के यह सर्वांगसम है। और ये सर्वांगसम नहीं है, ये समरूप है। अब सवाल उठता है कि क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है? अगर आप समरूप और सर्वांगसम अभी समझ गए तो आप आसानी से अपना उत्तर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। यस या नो में आंसर दीजिएगा। क्या सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती है? और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो सकती है? इसका आंसर बताना है आपको, यस या नो में, जल्दी से बताइए। तो आप लोगों का उत्तर जो है, आप लोगों का उत्तर क्या हो रहा है, क्या होगा जी? सभी सर्वांगसम आकृतियां। अच्छा बताओ, ये समरूप है कि नहीं है? ये सर्वांगसम है और समरूप भी तो है। आमाप का समान होना आवश्यक नहीं, इसका मतलब यह थोड़ी है कि समान है तो यह समरूप नहीं है, आवश्यक नहीं है, ये बात है। मतलब ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। ये समरूप भी है और सर्वांगसम भी है। ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। क्या निष्कर्ष निकाला आपने? आपने निष्कर्ष ये निकाला कि आकृति यदि सर्वांगसम है तो समरूप जरूर है, लेकिन वो समरूप है
वह सर्वांग सम हो यह आवश्यक नहीं है। क्या ये सर्वांग सम है? नहीं। क्या ये सर्वांग सम है? नहीं। ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। ये सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम आकृति किसे कहते हैं और समरूप आकृति किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। देखिए, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज, चलो एक बहुभुज हम ले लिए, यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिए, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी और सी, और एक और त्रिभुज ले लिए, चलो इसका नाम हम दे देते हैं चलो डी ई और एफ। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, डी ई और एफ। यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब क्या, इस ए का जो कोण संगत कोण है यहाँ डी है, बी का जो है वो है ई और सी का जो है वो है एफ। यानी यदि ये 40 डिग्री का है तो यह भी 40 डिग्री का हो, अगर यह 65 डिग्री का है तो यह भी 65 डिग्री का हो, और ये 65 है और ये 40 है तो कितना होगा, ये 75 होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए ना। चलिए, तो ये भी 75 डिग्री का ही हो। तो ये क्या है, यदि उनके संगत कोण बराबर हो और तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या कि ए बी जो है, ए बी और बटा डी ई, ए बी बटा डी ई बराबर यह बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ। ए सी बटा क्या हो, डी एफ हो। ठीक है, और संगत कोण जो बराबर है उसके लिए क्या, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। ये हो गया आपका संगत कोण बराबर के लिए कंडीशन, और संगत भुजा के लिए समानुपाती के लिए यह कंडीशन। तो भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो, यानी संगत कोण यानी यह कोण इसके बराबर हो, यह कोण इसके बराबर हो और यह कोण इसके बराबर हो, तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। समानुपाती ए बी बटा डी ई, बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ से यदि आपकी बात समझ में नहीं आ रहा हो तो चलिए एक और एग्जांपल के साथ बताते हैं आपको। इसको हम मिटा दे रहे हैं और इसको मिटा करके आपको हम बताते हैं कि जैसे देखो, मान लो ये 4 है सेंटीमीटर और यह 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है और यह 9 सेंटीमीटर है, यह 8 सेंटीमीटर है और यह 12 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब देखो ए बी बटा डी ई निकाल के देखो क्या आता है, ए बी बटा डी ई निकाल के देखो क्या है। ए बी का मान क्या है, 4 है और डी का मान क्या है, 6 है। एक कट जाएगा, 2 बटा क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, बीसी बटा ई एफ निकाल कर देखो, बीसी बटा ई एफ निकाल कर देखो, तो बीसी का मान क्या है, 6 है और ई एफ का मान क्या है, 9 है। 3 दूना 6, 3 तिया 9। फिर आप क्या करो, फिर आप एसी बटा डी एफ निकाल कर देखो, एसी बटा डी एफ निकाल करके देखो, तो AC का मान आपका है 8 और DF का मान है आपका 12। ठीक है, तो ये 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी 2 बटा क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पर भी हो गया 2 बटा 3। इसी को आप कहेंगे, देखिए AB बटा D का मान 2 बटा 3 आया, BC बटा EF का मान 2 बटा 3 आया और AC बटा DF का मान 2 बटा 3 आया। ये कंडीशन हमें बता रहा है कि ये
इन दोनों बहुभुज में, इन दोनों त्रिभुज में AB बटा DE जो है वो BC बटा EF के बराबर है और BC बटा EF जो है AC बटा DF के बराबर है। ये तीनों परस्पर बराबर हैं, उस कंडीशन में ये त्रिभुज समरूप है। ठीक है, ये आकृति दोनों की समान दिख रही है और अमाप दोनों का अलग अलग है। अमाप दोनों का अलग अलग है, आकृति दोनों की सेम है, संगत कोण बराबर है और भुजाएं एक ही अनुपात में है, यानी समानुपाती है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे, पहला कंडीशन जब उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर है यानी A बराबर हो D के, P बराबर हो E के और C बराबर हो F के, और संगत भुजाएं समानुपाती हो यानी AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF हो। यह कैसे होता है, इसकी कंडीशन क्या क्या होते हैं आप लोगों ने यहाँ पे देखे हैं। आपके अंदर से त्रिभुज के डर को भगा के छोड़ेंगे, 1% कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो भी परेशानी होगी, जो भी समस्या रहेगी, कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को जरूर बताइएगा। कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आएंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना करके डालेंगे, ठीक है ना, ताकि आपकी समस्या पूरी तरह से सोल्व हो। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपके समझ में आ गई हो। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक ये होगा जो कि आपके बुक से रिलेटेड है, आपका एक्सरसाइज 6.1। अगर इतना समझ गए हैं तो 6.1 आपके लिए खिलौना साबित होगा, उसमें कोई जान प्राण नहीं मिलेगा, आपको नहीं दिखेगा। एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं आप, तो आपको करना होता है उसके बाद बस प्रैक्टिस। ठीक है, एग्जाम में टॉपर बनने के लिए, एग्जाम में 100% मार्क्स करने के लिए आपको प्रत्येक टॉपिक का गहन अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है। त्रिभुज में बच्चों को हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज नहीं करते। जो रिवाइज नहीं करता उसके बाद वो अपनी क्षमता खो देता है। रिवाइज आप करते हैं तभी आपकी क्षमता बरकरार रहती है। आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपकी क्षमता बरकरार नहीं रहती है। ठीक है ना, चलेंगे एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। हमारा एक्सरसाइज 6.1 जो है, यहां देखिएगा, आप अपना बुक निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है, निकालिए। 6.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि खाली स्थान को भरना है। सभी वृत्त डैश होते हैं, शुरू में ही पता है क्या ना, सभी वृत्त क्या होते हैं, बोलिए। सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं, बताइए। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग, तो सभी वर्ग क्या होंगे? एक वर्ग 5 सेंटीमीटर भुजा वाला है, एक वर्ग 8 सेंटीमीटर वाला है, तो क्या वो सर्वांगसम होगा? नहीं ना होगा। तो सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन है समद्विबाहु और समबाहु। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, समद्विबाहु होगा कि समबाहु होगा, बताइए। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु समबाहु। इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं। जैसे देखो, एक त्रिभुज है, मान लो ये समकोण है, ठीक है, समकोण है, और मान लो कि इसकी जो ये और ये भुजा है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। मान लो ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये समद्विबाहु है, और यह भी समद्विबाहु त्रिभुज है। मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर है और यह भी 6 सेंटीमीटर है और यह 8 सेंटीमीटर है। एक बात बताओ देख करके, क्या लग रहा है ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है? दोनों समद्विबाहु त्रिभुज तो है, लेकिन क्या यह समरूप है? समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए उसके आकार का समान होना जरूरी है। ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है क्या? नहीं ना, ये समकोण नहीं है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो जब ये समकोण है और ये समकोण नहीं है, तो ये कैसे समरूप होगा? यह समरूप नहीं है। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, यानी ये अगर समबाहु है, ये 5 5 5 है सेंटीमीटर है, इसकी माप है, और ये
यहाँ लेकिन इसका कोण तो सबका 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। और यहाँ पर भी इसकी भुजा चाहे जितनी भी हो, इसके संगत कोण क्या होंगे, इसके संगत कोण बराबर ही होंगे। 60 है तो 60, 60 है तो 60, 60 है तो 60। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा, समबाहु। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, क्या बताया गया कुछ देर पहले ही तो बताया गया है, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। यह क्वेश्चन बताया गया ना आप लोगों को कि दो त्रिभुज भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। ठीक है। उम्मीद करते हैं यह बात आप लोग समझ गए होंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। चलिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला है समरूप आकृतियां। 1 नंबर क्वेश्चन है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां, आपको 2 उदाहरण देना है। और 2 नंबर है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। 2 नंबर है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। देखो, 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देना है अलग अलग। पहला समरूप आकृतियां। तो समरूप आकृति का क्या उदाहरण आप ले सकते हो, 2 वृत्त ले सकते हो, 2 वर्ग ले सकते हो, है ना। ये 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, ये भी 6 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। या ये 8 सेंटीमीटर भुजा वाला ले लो, मान लो इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बताओ ये समरूप है कि नहीं, ये समरूप है कि नहीं। और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो चलिए एक ले लीजिए त्रिभुज और एक चतुर्भुज, ये है नहीं है। चलिए एक ले लिए वृत्त और एक ले लिए वर्ग। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही लेंगे। आप अपने हिसाब से एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समझ रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप त्रिभुज और एक वर्ग, आप वृत्त और एक वर्ग ही लेंगे। तो ऐसी आकृति जो समरूप आकृति है उसका एक एग्जाम्पल हो गया, एक ये एग्जाम्पल ये हो गया। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, जो समरूप नहीं है उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। आपके इस 14 का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, आपको बताना है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। एक चतुर्भुज आपको बनाया है ऐसे और इसका माप दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और यह 1.5 सेंटीमीटर। एक और चतुर्भुज है यहाँ पे बनाया है और इसका पहले नाम दे दिया है P, Q, R और S। इसका नाम दिया है A, B,
सी और डी, है ना। ये आपका चारों कोण है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, देखिए ये समरूप है या नहीं है। आप देख रहे हैं कि इसकी संगत भुजाएं जो है समानुपाती है। 1.5 का 2 गुना 3 है, भाग कीजिएगा तो 1/2 आएगा। ये 3 है, इसका भी ये संगत है, ये भी संगत भुजा इसकी समानुपाती है, ये भी जो है संगत भुजा इसकी समानुपाती है। भुजाएं समानुपाती है, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं है। ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, ये समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। और जब संगत कोण बराबर नहीं है तो ये समरूप नहीं है, यानी यह समरूप नहीं है। यह आकृति क्या है जी? समरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके संगत कोण बराबर नहीं है। इसका कोई कारण पूछे आपसे कि ये क्यों समरूप नहीं है? ये भी तो इसकी संगत भुजाएं तो समानुपाती है, तो बता दीजिएगा हाँ ठीक है, संगत भुजाएं समानुपाती है, लेकिन इसके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह आकृति जो है समरूप नहीं है। ठीक है, हमारा 6.1 पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अभी तक के क्लास का आनंद लिया है और आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग विस्तार पूर्वक उसको भी समझने वाले हैं। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब जो है हमारा टॉपिक है समकोणिक त्रिभुज। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हो, यानी एबीसी हमारा यह त्रिभुज है और यह त्रिभुज है डीई और एफ, इसका संगत कोण इसके बराबर हो, मतलब इसका एक कोण इस कोण के बराबर हो, यह कोण इस कोण के बराबर हो और यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो, तो ये समकोणिक त्रिभुज कहलाता है। ये कोण जो बराबर होते हैं ना, संगत कोण, जब दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो उन्हें समकोणिक त्रिभुज कहा जाता है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान रहता है। दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यानी यहाँ पे कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ होता है, और ए बी बटा जो है डीई और बराबर बी सी बटा ई एफ और बराबर ए सी बटा डी एफ भी होता है। यानी समकोणिक त्रिभुज के संगत कोण तो बराबर होते ही हैं, उसकी भुजाएं भी, संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव क्या रहता है? समान रहता है। तो समकोणिक त्रिभुज किसे कहेंगे? वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर हो वे समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, समझ लिए बात को। अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के तरफ। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा थेल्स प्रमेय। क्या होगा? थेल्स प्रमेय, जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। लेकिन उसके पहले एक बात जिसे बताना लोग मिस कर जाते हैं, नहीं बताते, उसके पहले चर्चा नहीं करते, बच्चे आगे चल के कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। देखिए, यदि आपको याद है, आपने 9th में ठीक से पढ़ा है, तो आपको एक प्रमेय याद आ रहा होगा। प्रमेय था 9.2, 9.2 प्रमेय था आपका। यदि आपने 9th ठीक से पढ़ा है तो प्रमेय 9.2 की कुछ बातें आपको याद आ रही है? क्या बातें थी वो? क्लास 9th में हमने पढ़ा था,
प्रमेय 9.2 क्या कह रहा था, याद है आपको? देखिए, मेहनत जो है ना बेकार कभी नहीं जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि हमें मेहनत कर रहे हैं, इसका परिणाम तो हमको भी मिल ही नहीं रहा है, लेकिन उसका परिणाम आज नहीं तो कल मिलता ही है ना? मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। 9th में कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि इस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो, 10th पे फोकस करो, उससे ना बोर्ड का एग्जाम क्लियर होगा। नहीं भाई, 9th छोड़ के 10th पढ़ोगे, ठीक है, तुम 10th का तैयारी करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल और जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना, उसमें कमी हमेशा रहेगी, है ना? 9th में क्लियर होना बहुत जरूरी है। आपको याद दिलाते हैं प्रमेय 9.2 क्या था। कक्षा 9 में, वर्ग 9 में पढ़े हैं आप लोगों ने पढ़ा है प्रमेय 9.2। प्रमेय था एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये समानांतर रेखा है ऊपर, और यह ए है, यह बी है, ये सी है, ये डी है। इस पे एक त्रिभुज हमने बनाया, ठीक है। और चलिए एक और त्रिभुज हम बना दे रहे हैं यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, ठीक है। मिला के एक और त्रिभुज यहाँ पे हम बना दे रहे हैं। इस पे आप जो त्रिभुज देख रहे हैं, जो जिसका आधार मान लीजिए कि एक त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये इसका नाम दे दीजिए, कुछ ई दे दीजिए। आप देख रहे हैं ई बी सी। अगर किस कंडीशन में काम करेगा, एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखा हो। अगर ये समानांतर रेखाएं हैं, एडी समानांतर आपका यदि बीसी है, एडी समानांतर अगर बीसी है तो, और आधार अगर बीसी पर और इन दोनों समानांतर रेखाओं के बीच कोई त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका क्षेत्रफल कैसे, यानी ये बीईसी का जो एरिया होगा वो, और बीडीसी का एरिया होगा वो, और बीएसी का एरिया होगा वो, ये सभी एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी त्रिभुज बीडीसी का जो क्षेत्रफल होगा, इसका आधार आपका बीसी है ना, इसका आधार बीसी है, और किन समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, बीसी और एडी, दो समानांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बीडीसी स्थित है। ठीक उसी प्रकार से समानांतर रेखाओं बीसी और एडी के बीच आधार बीसी लेते हुए त्रिभुज बीईसी स्थित है। ठीक इसी प्रकार से आधार बीसी और समानांतर रेखाओं बीसी और एडी के बीच त्रिभुज बीएसी स्थित है। इसमें जो आप तीनों त्रिभुज जो देखे, बीएसी त्रिभुज, बीएसी, फिर त्रिभुज बीईसी, बीईसी, और फिर त्रिभुज बीडीसी, बीडीसी, ये तीनों का जो क्षेत्रफल होगा, इन तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रमेय 9.2 में हम लोगों ने पढ़ा है अपने वर्ग 9 में, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। अगर मिस कर दिया गया 9th क्लास को, तो 9th क्लास में बहुत सारे प्रमेय पढ़ने हैं जी, बहुत सारे थ्योरम पढ़ना है, लेकिन बच्चे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते।
अब आप सोचेंगे कि क्यों अभी बताया जा रहा है आपको, तो देखिएगा कुछ मिनट के बाद इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है थेल्स प्रमेय में। जो थेल्स प्रमेय है उसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी कि एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये कहां से बात आया जी? प्रमेय 9.2 जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था उससे यह बात अभी सामने निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको मिटाएंगे और आपको ले चलेंगे थेल्स प्रमेय की तरफ, जो कि आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। थेल्स प्रमेय को पूरे मन से पढ़िएगा और थेल्स प्रमेय को छटका कर तोड़ करके पोस्टमार्टम करके बताने वाले हैं, तो बने रहिएगा। और अब अगला टॉपिक होगा हमारा थेल्स प्रमेय, पहले इसको मिटाते हैं। अब बात करेंगे थेल्स जी के द्वारा दिए गए कथन का। थेल्स प्रमेय जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय क्या है, उसका कथन क्या है, सबसे पहले समझते हैं उसको। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। कथन है उनका यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थेल्स प्रमेय को लिखें और इसे सिद्ध करें, तो आप थेल्स प्रमेय को लिख दीजिएगा और हम जैसे सिद्ध कराने चल रहे हैं वैसे सिद्ध कर दीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को सिद्ध करें, तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यही है जी कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं, तो एक बनाते हैं हमें फिगर, पहले समझते हैं इसको कि कैसे क्या करना है, इसको कैसे सिद्ध करना है। ये यहां पे पहले थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक आकृति है, ठीक है, और इसमें इसके समानांतर कोई रेखा खींच दी गई है, तो हमें सिद्ध करना है कि अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना हो जाएगा। कब? जब इसके समानांतर ये हो तब। ठीक है ना, अब यहां समझिए, फिगर बनाते हैं यहां पे, और इसका नाम दे दे रहे हैं हम, इसका नाम दे दे रहे हैं ए बी और सी। एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए, मतलब इसके समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए, तो चलिए हम इसके समानांतर एक रेखा खींच दिए जिसका हम नाम देते हैं चलिए डी और ई। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे उपपत्ति में चलिए, उपपत्ति में हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो दिया रहता है और जो सिद्ध करना होता है। देखिए, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समान
समानांतर डीई, जिसमें बीसी समानांतर डीई दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बताओ? हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा। ए बटा ईसी होगा। माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी समानांतर डीई दिया गया है, तो हमें सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी होगा। एक सेंस पर में तो है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी हो जाता है। ठीक है ना? अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे रचना। क्या करेंगे? रचना। रचना में हम वो काम करते हैं, रचना जो इसमें हम एक्स्ट्रा करते हैं, जो यानी क्वेश्चन में दिया नहीं होता, ये तो दिया गया है ना, ये बात दिया गया है, वो हो गया उत्पत्ति में। और रचना में हम क्या करते हैं? रचना में हम क्या करेंगे कि ये इस पे एक लंब डालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना, जब ऊंचाई पता होता है तो इस पे हम डाल देंगे लंब। ठीक है? यहां पे चलिए हम लंब डाल दिए डीएम, ये भुजा एसी पर, और इधर डाल दिए ईएन। एबी पर लंब हमने डाल दिया ईएन, और एसी पर हमने लंब डाल दिया डीएम। ये हो जाएगी ऊंचाई। और हम क्या करेंगे, इस बीई को और डीई को मिला देंगे, डीसी को, बी और डीसी को हम मिला देंगे। तो रचना में क्या लिखा जाएगा? रचना में लिखा जाएगा डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब एबी खींचा, बीई तथा सीडी को मिलाया, बीई तथा सीडी को मिलाया, बी तथा सीडी को क्या किया? मिलाया। रचना में हमने क्या लिखा? जो हमने एक्स्ट्रा में किया, हमने क्या किया है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमने डीएम लंब डाल दिया एसी पर, लंब डाले हैं तो चलिए उसका साइन यहां दे देते हैं, लंब का, और ईएन हमने लंब डाला है एबी पर, चलिए यहां पर भी इसका साइन हम दे देते हैं लंब का। लंब का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, और वही ऊंचाई हो जाती है। चलिए अब चलेंगे हम प्रमाण की तरफ। अब चलेंगे हम प्रमाण की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रमाण, हम लेंगे त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बोलिए क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, 1/2 और गुना आधार। देखो, अगर आप आधार यह ले रहे हो, ये ले रहे हो, तो आपकी ऊंचाई होगी वो जो लंब इस पर डाला गया हो। तो इस पर क्या लंब डाला गया बताओ? इस पर लंब डाला गया है ईएन, और यदि आप आधार लेते हो ए ही, तो आपकी जो ऊंचाई हो जाएगी, जो आपकी इस पे लंब डाला गया है, इस पे लंब क्या डाला गया है? डीएम। यानी आधार के ऊपर जो लंब डाला गया होता है ना, वही उसकी ऊंचाई होती है। तो इस अगर हमने आधार लिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है एडी, हमने आधार क्या लिया? एडी लिया, तो हमारा जो है लंब हो जाएगा क्या? डीएम होगा कि ईएन होगा बताओ? तो एडी पर लंब क्या है? एडी पर लंब क्या है बताओ? एडी पर लंब है ईएन। एडी पर लंब क्या है? ईएन, है ना जी? ऐसे एडी पर लंब है हमारा ईएन। ठीक है, चलो तो अब देखिए
अब लेंगे हम लोग नीचे वाला त्रिभुज BDE, BDE लेंगे। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अगर हम आधार लेते हैं DB, क्या आधार लेते हैं DB। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हमें जो लाना है हमको उसी के हिसाब से ना चलना है। हमें लाना क्या है AD/DB, तो हमने इधर लिया AD। अब लिए नीचे वाले त्रिभुज में हम लोगों ने अभी त्रिभुज लिया है BDE। अब BD और अब यहाँ पे एक मामला फंसता है। यहाँ पर मामला फंसता क्या है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी भी ऊंचाई जो है वो EN ही है। इसकी भी ऊंचाई क्या है EN ही है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा हो कि ये तो त्रिभुज यहां है, तो फिर यह ऊंचाई EN कैसे? ये त्रिभुज के भीतर तो ये ऊंचाई है नहीं, तो ये ऊंचाई EN कैसे? तो देखिए इसका अलग अलग तरीके से आपको बताया जा सकता है। एक तो ये कहा जा सकता है कि इस पे ऊंचाई है, तो इस अगर इस त्रिभुज का इस रेखा पर ये ऊंचाई है तो इसलिए ऊंचाई है। तो नहीं, लेकिन एग्जैक्ट मतलब वो नहीं है, यहाँ पे रियल मतलब वो नहीं है। रियल मतलब क्या है हम आपको बताते हैं कि इस BDE की जो ऊंचाई है वो EN कैसे। ये सच में सवाल है कि ये जो BDE की जो ऊंचाई है वो EN कैसे। तो हम आपको बता दें कि जो अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आपको एक गोला बना करके यहाँ पे आपको बताते हैं, ठीक है। इसको फिर मिटा देंगे कि एक हम अधिकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे होता है तो समकोण हो जाता है, तो इसको बड़ा कर देते हैं, 90 से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको हम चलिए मिला दिए, इसको हम क्या किए मिला दिए। अब इस पे जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई इस त्रिभुज में जो लंब डालेगा ना, लंब जो डाला जाएगा इस पे इधर से, यानी ये लंब हम डाल दिए यहाँ पे इससे, ठीक है। हमारा जो त्रिभुज था यह था और ये हमने लंब डाला है, लंब डाला ना, यानी अधिकोण त्रिभुज जो होता है ना, अधिकोण त्रिभुज, इसका लंब भुजा से बाहर हो जाता है। फिर से सुनिए, अधिकोण त्रिभुज पर डाला गया लंब भुजा से बाहर हो जाता है। ये अधिकोण त्रिभुज है, एक अधिकोण त्रिभुज है, यानी यह 90 डिग्री से यह ऊपर बन रहा है, यह 90 डिग्री से ऊपर बन रहा है, यह 90 डिग्री से ऊपर बन रहा था। तो इस पर जो लंब हम डाले हैं वो भुजा के क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर से समझिए बात को कि अधिकोण त्रिभुज पर डाला गया लंब भुजा से बाहर चला जाता है। अधिकोण त्रिभुज है यह, जिस पर लंब अगर हमने आधार ये लिया है, तो इस पर हमारा ये जो लंब हम डाले हैं ये भुजा से बाहर चला जाता है। अधिकोण त्रिभुज पर डाला गया लंब भुजा से बाहर चला जाता है, यानी अगर BD हमारा आधार है तो इसकी ऊंचाई EN हो जाएगी। जैसे अगर मान लो ABC हमारा अगर एक त्रिभुज है, तो इसकी ऊंचाई हमारी अगर मान लो M लिखे हैं, तो इस ABC की ऊंचाई जिस प्रकार से AM है, वैसे ही ये त्रिभुज BDE की जो ऊंचाई है वो EN हो जाएगी। क्यों? क्योंकि BDE एक अधिकोण त्रिभुज है। अधिकोण त्रिभुज का जो लंब होता है, अधिकोण त्रिभुज पे जो लंब डाला जाता है वह भुजा से बाहर चला जाता है। ये भुजा से बाहर आ गया है, इसलिए इसकी ऊंचाई जो है त्रिभुज के भीतर नहीं दिख रही, त्रिभुज के बाहर दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं। पहले ही बता दिए कि पोस्टमार्टम कर देंगे, चीड़ फाड़ करके बताएंगे, बस ध्यान दीजिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को मन से पढ़ना है भाई, छोड़ना नहीं। एग्जाम में एक नंबर भी मिस नहीं करना है, 100 में 100 चाहिए, तब तो टॉपर बनोगे। मिशन टॉपर का है ना जी, तभी तो आप ध्यान से पढ़ रहे हैं। मिशन टॉपर का नहीं होता तो अभी आप वीडियो ध्यान से नहीं देखते, अभी ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं याद कर रहे होते, इसको छोड़ देते, कहते कितना टाइम हम इस पे देंगे, उससे अच्छा होगा कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। ऐसे अगर सोचते हैं तो ये गलत है। आप एक एक टॉपिक पर फोकस करना होगा, ठीक है ना। चलिए ऑब्जेक्टिव याद कीजिए,
सब्जेक्टिव याद कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है, एक एक शब्द पे फोकस करना है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, देखो 1/2 गुने आधार कितना है, AD ऊपर है AD, और AD का क्षेत्रफल बटा AD गुना क्या है बोलो, AD गुना EN है, और बटा 1/2 गुना यहाँ पे DB गुना क्या है, EN है ना जी। अब यहाँ पे क्या होगा, EN से EN कट जाएगा, और यह 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या, AD बटा बचेगा DB, AD बटा क्या बचेगा, DB। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है जी, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर मिटाएंगे, यहाँ पर मिटाएंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेकिन इसको उसके बाद मिटा देंगे। चलिए देखिए, पुनः त्रिभुज फिर से लेंगे ADE, ठीक है। एक तो हमारा ADE का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल बराबर AD बटा DB प्राप्त हो गया, ठीक है। अब फिर लेंगे हम लोग त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना, अब की बार आधार लेंगे AE, आधार क्या लेंगे, AE। अब आप बताइएगा कि जब आधार AE है तो ऊंचाई क्या होगी, बोले ना कि जो आधार लेंगे और उस पर जो लंब डाला गया होगा वही ऊंचाई होगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी, DM, AE गुना क्या हो जाएगा, DM, ठीक है। और त्रिभुज अब DEC लिया जाए, DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार हमारा EC, आधार हमारा EC। अब आप याद कीजिए वो बात कि अगर त्रिभुज अधिकोण है तो उस पे पड़ा जो लंब होता है वो भुजा से बाहर चला जाता है, तो इस पे बाहर जो चला गया वो क्या है, इसके बाहर हमारा क्या पड़ा है, DM पड़ा है ना लंब, यानी ऊंचाई भी इसकी क्या हो जाएगी, DM ही हो जाएगी, ऊंचाई भी DM ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका होगा 1/2 गुना AE गुना DM, AE गुना DM, और बटा 1/2 गुना EC गुना DM, EC गुना DM। ये DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, बचेगा आपका AE, और बटा क्या बचेगा, EC। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक क्या हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। देखिए हम लोग को जो प्रूव करना था वो लगभग हो चुका है, AD बटा DB और AE बटा EC प्रूव हो चुका है, लेकिन एक झोल है। एक झोल क्या है कि ADE बटा BDE है और यह ADE बटा DEC है, नहीं तो देखो प्रमेय 9.2 क्लास 9th का जो चर्चा हमने 5-10 मिनट पहले किया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि उसकी आवश्यकता आगे पढ़ने वाली थी। आगे जो है हमें आवश्यकता पड़ी भी, वो आवश्यकता क्या है कि जो बात थी उसमें, चूंकि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बने बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है एक ही
ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए यहां देखो, ये आधार है और ये समानांतर रेखा है, इसके समानांतर खींची गई है ना, तो इसके ऊपर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी यह BDE और आपका जो है एक हमारा त्रिभुज था क्या, DEC और एक और हमारा BDE और DEC, दोनों का आधार DE है। दोनों का आधार क्या है, D है। इस DE आधार पर BDE भी बना है और इस DE आधार पर ही DEC भी बना है और दोनों एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो हम लोगों ने चर्चा किया है कि एक ही आधार तथा एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसलिए एरिया ऑफ BDE यानी त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा ना। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। तो देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं यहां पे, ठीक है। चलिए काम हमारा हो चुका है, अंतिम चरण में हम लोग 95% प्लस काम कर चुके हैं। BD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो देखिए समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से 2 है क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज है DEC का क्षेत्रफल। और DEC और BDE ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम DEC के जगह पे हम चाहें तो BDE भी लिख सकते हैं। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, बोलिए हमारे यहाँ पे क्या है, AE बटा EC। AE बटा क्या, EC। इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब देखो 1 नंबर समीकरण यहीं पर बना हुआ था जिसको भी मिटाया गया है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 4 से, 1 तथा समीकरण 4 से अब आप देख रहे हैं दोनों का बायां पक्ष त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल हो गया। तो बायां पक्ष अगर बराबर है तो दाहिना पक्ष भी बराबर ही होगा। दाहिना पक्ष उसमें क्या आया था, एक में AD बटा DB आया था ना, DB कहिए BD कहिए, बात बराबर है। बराबर इसमें क्या आया, AE बटा EC। AE बटा EC यह प्रमेय प्रूव हो गया। उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में पूछेगा ना तो आप मिस नहीं करेंगे। देखो त्रिभुज चैप्टर जो है ना ये बहुत डिफिकल्ट है नहीं, जरूरत है बस प्रयास की, जरूरत है प्रैक्टिस की, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको बहुत बढ़िया से आया है। अब इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ। प्रमेय 6.2 यानी थेल्स का विलोम। थेल्स प्रमेय है कि आपको एक भुजा के समानांतर कोई रेखा दी गई रहती है और आप सिद्ध करते हैं कि अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होंगी। और थेल्स का विलोम जो है वो कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, देखिए एक त्रिभुज है, यदि कोई रेखा मान लो DE है, यदि रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। यानी इसके यह समानांतर होती है। हमें सिद्ध करना है कि इसके यह समानांतर होती है। पहले वाले में था कि इसके यह समानांतर था, तो हमें सिद्ध करना था कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC होगा। और इसमें AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया गया है, तो सिद्ध करना है कि BC के समानांतर DE होगा। यानी थेल्स प्रमेय में हमें समानांतर दिया गया रहता है, हमें अनुपात की तरफ जाना होता है, और इसमें अनुपात दिया गया है और हमें समानांतर की तरफ जाना है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति इसमें बहुत आसान है।
माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि डी समानांतर बीसी होगा। डी समानांतर क्या होगा? बीसी। इसमें भी एक रचना करना पड़ेगा हम लोग को। वो रचना क्या होगा? थेल्स प्रमेय की जैसा नहीं होगा। एक अन्य यहाँ पे ना एक इसके समानांतर एक खींच लेंगे हम लोग, डीई डैश। डीई डैश समानांतर बीसी एक रेखा खींचा, बीसी रेखा खींचा। हमने क्या किया कि डीई डैश समानांतर बीसी, हमने बीसी के समानांतर एक रेखा खींचा डीई डैश। ठीक है, चलिए अब प्रमाण में चलिए। प्रमाण की शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए, त्रिभुज एबीसी में डीई डैश समानांतर बीसी रचना से तो हमें थेल्स प्रमेय हमें बताता है कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींच दी जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो अन्य दो भुजाएं जो है, यानी इसलिए AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। AD बटा DB बराबर AE डैश बटा E डैश C हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना। अब चलिए, लेकिन AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया गया है, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए, क्या क्वेश्चन में दिया गया है ना, AD बटा DB बराबर AE बटा EC दिया गया है यहाँ पे। तो हमें सिद्ध करना है कि D समानांतर BC होगा। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी AE डैश बटा E डैश C बराबर AE बटा होगा EC। AE डैश बटा E डैश C बराबर AE बटा क्या हो जाएगा? EC। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एक काम करना यही होता है कि हम दोनों तरफ, हम लोग को तो पता है कि दोनों तरफ हम समान काम कर सकते हैं। दोनों तरफ हम यहाँ 1 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 1। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो चलिए AE डैश बटा E डैश C में 1 जोड़ दो और AE बटा EC में भी 1 जोड़ दीजिए। अब यहाँ कर लीजिए बटा का जोड़, क्या हो जाएगा? यहाँ पे AE डैश प्लस E डैश C और इधर हो जाएगा AE प्लस EC हो जाएगा। देखो, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, सब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? AC आएगा ना। और बटा क्या है आपका? E डैश C है। और इधर देखिए, AE और EC को अगर जोड़ रहे हो तब भी होगा AC और बटा हो जाएगा EC हो जाएगा ना। अब हम यहां पर मिटा रहे हैं, ठीक है। यहां देखो, ऊपर यहां भी AC और यहां भी AC, इसका मतलब है हमारा E डैश C जो है वह EC के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। E डैश C हमारा EC के बराबर हो जाएगा।
और ई डैश सी और ई सी दोनों बराबर हो गया, यानी यह 6 सेंटीमीटर का है तो यह भी 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, यह भी 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ई डैश सी तथा ई सी समानुपाती है। जब समानुपाती है इसका मतलब क्या हुआ कि अतः D समानांतर BC है, अतः D समानांतर BC होगा। प्रूव्ड। देखो जी, एक बात यहां समझ लो कि हमें D डैश समानांतर BC हम लोगों ने रचना में किया था, D डैश समानांतर BC, ठीक है, और हमें सिद्ध करना था कि D समानांतर BC होगा। तो जब DE डैश समानांतर BC था और D डैश समानांतर BC सिद्ध करना था, तो हमने क्या किया है कि DE डैश और DE को बराबर कर दिया है, और ये दोनों दूरी को हम लोगों ने बराबर कर दिया है। E डैश C और EC की दूरी बराबर हो गई है, यानी ये दोनों E डैश और E दोनों क्या है, एक ही बिंदु पर स्थित है, और D तो यहां है ही, इसका मतलब DE और DE डैश दोनों इक्वल है। इसका मतलब है कि E पर बिंदु E डैश भी स्थित है, और E पर जब बिंदु E डैश स्थित है तो ये दोनों समान हुई, और समान हुई तो जब BC DE डैश के जब समानांतर है तो BC जो है DE के भी समानांतर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे E डैश C बराबर EC। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि E डैश C तथा EC समानुपाती है, अतः DE समानांतर क्या होगा, BC होगा। ठीक है जी। अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। उम्मीद करते हैं यह भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक जो है, दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इस बात को थोड़ा समझना है। दो समकोणिक त्रिभुजों की आगे जरूरत पड़ेगी, 2-4 मिनट के बाद इसकी आवश्यकता बताएंगे आपको। दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसका प्रूफ देखिए। दो समकोणिक त्रिभुज हम ले लेते हैं। चलो, समकोणिक त्रिभुज किसे कहते हैं जी, पहले चर्चा हो चुकी है ना, जिसके संगत कोण बराबर हो। तो एक त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, और एक त्रिभुज हमारा हो गया चलो डी ई, यानी ए डी और ई, दो त्रिभुज हो गया, जिसका ये जो है ये संगत कोण है इसका, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, और ये तो दोनों में कॉमन है, यानी हमारा त्रिभुज दो ठो हो गया, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई। ये समकोणिक है, यानी इसमें में कोण ए बराबर है कोण ए उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है दोनों में। उभयनिष्ठ मतलब क्या, जो दोनों में क्या हो, शामिल हो। कोण बी बराबर कोण डी, संगत कोण है। और इसके अलावा देखो कोण सी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण ई, यह भी आपका क्या है, संगत कोण है। समकोणिक त्रिभुज है और इसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती का मतलब क्या कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC। संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं समानुपाती मतलब क्या, AD, इसमें का AD और बटा बड़ा वाले का AB और छोटा वाले का AE बटा बड़ा वाले का AC, तब ना कहेंगे कि समानुपाती हुई जी। AD बटा AB, यानी हमें क्या लाना होगा, बोलो, हमें लाना क्या है, AD बटा AB, और ये हमें लाना है
AD बटा AB बराबर AE बटा AC, AE बटा क्या AC। इसको समझते हैं। देखो थेल्स पर में क्या कहता है, जब संगत कोण बराबर हो तो क्या होता है जी, वो त्रिभुज समरूप होते हैं जी। थेल्स पर में हमारा क्या कहता है, थेल्स पर में हमारा कहता है क्या, ये अगर ये समानांतर है एक दूसरे के तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। थेल्स पर में हमारा क्या कहता है कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा क्या होता है, EC होता है ना, AE बटा EC। कब, जब ये इसके समानांतर हो तो AD बटा DB बराबर AE बटा क्या हो जाएगा, EC हो जाएगा। अब देखिए, और ये समानांतर है। अब हम चलिए इसको उल्टा कर देते हैं, ऊपर कर दिए हम DB और बटा नीचे क्या कर दिए हम AD, नीचे क्या कर दिए AD, उल्टा किया जा सकता है। और बराबर यहाँ पे चलिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, EC और बटा हो गया AE। ठीक है, हमने AD बटा DB बराबर AE बटा EC थेल्स प्रमेय से हमने लिया है, हम यहां लिख दे रहे हैं थेल्स प्रमेय से। चलो हमने इसको उल्टा किया है, अब दोनों तरफ एक जोड़ दो, एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, एक जोड़ के देखिए DB बटा AD जोड़ 1 बराबर EC बटा AE जोड़ 1। इसके बटा में एक छुपा है और इसके बटा में भी एक छुपा है। AD एक का एलसीएम AD और ऊपर हो जाएगा हमारा DB और प्लस हो जाएगा AD और बराबर इधर AE और हो जाएगा ऊपर EC और प्लस क्या हो जाएगा AE। यानी देखो DB और AD को जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, DB और AD को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा बोलो, AB प्राप्त होगा और बटा क्या हो जाएगा AD और बराबर EC और AE को जोड़ोगे तो क्या आएगा AC आएगा और बटा क्या है AE है। उधर उल्टा किए थे तो इधर भी उल्टा कर दो, व्युत्क्रम कर दो, AD बटा हो जाएगा तो क्या AB, इसको भी उल्टा कर दो AE बटा AC, AE बटा AC। हमें लाना यही था ना, यानी दो समकोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब यदि आप समझ गए हैं तो आप जो अपना बुक है उसमें क्या निकालिए, अपना एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण 1 निकालिए, निकालिए। तो उदाहरण 1 देखिए क्या कह रहा है, उदाहरण 1 कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा, AD बटा AB बराबर AE बटा AC होगा। सेम है ना, यही बात है, इसी बात को प्रूव करना है ना, 100% अलग कुछ नहीं करना है, यही बात है। ठीक है ना, तो आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, उदाहरण 1 कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम आपको लेके चलेंगे, इसको मिटाएंगे और लेके चलेंगे उदाहरण 2 के तरफ। देखिएगा इसको मिटा देना है, अपना बुक आप लोग निकाल लीजिए। उदाहरण 1 बिल्कुल यही है, सेम है। उदाहरण 2 है आपका क्वेश्चन, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है, जिसमें AB समानांतर DC है। असमानांतर भुजाओं
एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा एबी के समानांतर है। ईएफ भुजा एबी के समानांतर है। आकृति भी दिया है, पहले देखिए आकृति 6.14 दर्शाइए कि ए बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी है। चलिए आकृति देखिए, आकृति आपका दिया ऐसे, समलंब दिया है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, और इसमें ये दिया आपका ई और एफ। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बटा ईडी बराबर बी एफ बटा एफ सी होगा। चलिए एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समानांतर डीसी है। एबी समानांतर क्या है जी? डीसी है। और असमानांतर भुजाओं एडी और बीसी पर, एडी और बीसी असमानांतर भुजाएं हैं, क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ईएफ भुजा एबी के समानांतर है। ईएफ जो है भुजा एबी के क्या है? समानांतर है। तो दर्शाइए कि एई बटा ईडी बराबर बीएफ बटा एफसी है। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। सबसे पहले हम लोग विकर्ण AC को मिलाया, AC को मिला देंगे। विकर्ण AC को, त्रिभुज बनना चाहिए ना, त्रिभुज बनना चाहिए। जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक कैसे पर में काम करेंगे यहाँ पे। अब त्रिभुज बन गया, इसका नाम कुछ दे दीजिए। इसका नाम चलिए हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं जी। अब इसको टूटी हुई रेखा से भी मिला सकते हैं। विकर्ण AC को मिलाया और इसका नाम क्या दे दिए? जी दे दिए। अब देखो, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? ए बटा ईडी बराबर बीएफ बटा क्या है? एफसी है। AB समानांतर DC है, चूंकि AB समानांतर DC तथा EF भुजा AB के समानांतर है तथा AB समानांतर EF, ये दिया गया है। अच्छा बताओ, AB के समानांतर DC है और AB के समानांतर EF है। AB के समानांतर DC है और AB के समानांतर EF है, तो क्या DC के समानांतर EF नहीं होगा? इसलिए DC समानांतर EF भी होगा। क्यों? क्योंकि AB के समानांतर DC है और AB के समानांतर EF है, दोनों AB के समानांतर है, तो यानी DC समानांतर EF भी होगा। ठीक है ना? देखिए अब हमें जो है क्या बन रहा है? त्रिभुज ADC लीजिए, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में यदि इसके समानांतर ये है तो इसके समानांतर भी यह होगा, यानी EG समानांतर क्या हो जाएगा? DC। EG समानांतर क्या हो जाएगा? DC। इसलिए AE बटा ED, AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा? AG बटा GC, बराबर AG बटा GC। AE बटा ED बराबर AG बटा GC। इसको मान लीजिएगा समीकरण
1, ठीक है। पुनः और ये हो गया आपका थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। पुनः त्रिभुज एबीसी में, पुनः त्रिभुज एबीसी में देखो जीएफ समानांतर क्या है? AB। जीएफ समानांतर AB, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? AG बटा GC बराबर BF बटा FC हो जाएगा ना। AG बटा GC बराबर BF बटा FC या BF बटा FC बराबर AG बटा GC, ये हो जाएगा समीकरण। तो यह भी हो जाएगा आपका थेल्स प्रमेय से। अब बताओ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखो, 1 एवं समीकरण 2 से एक पक्ष बराबर है। हम यहाँ पे AG बटा GC पहले भी लिख सकते थे, लेकिन बाद में इसलिए लिखे क्योंकि दाहिना पक्ष डायरेक्ट बराबर ऐसे दिखेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी AE बटा ED बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए BF बटा FC हो जाएगा ना। यही ना सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, यह सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग उदाहरण नंबर 3 की तरफ, पहले इसको मिटा दिए। अब देखिए उदाहरण 3, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है। PS बटा SQ बराबर PT बटा TR है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु सिद्ध करना है कि ये इसकी दो भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर है। देखिए जो दिया है उसको लिखिए पहले। और चूंकि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, PT बटा TR, PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, इसलिए ST आपको पता है प्रमेय 6.2 क्या कहते हैं? किसी त्रिभुज में किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर दिया जाए तो तीसरी भुजा क्या हो जाती है? कि समानांतर, इसकी समानांतर हो जाती है। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR हो। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो तो उसको विभाजित करने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है, यानी ST समानांतर QR होता है। ST समानांतर QR, ST समानांतर QR प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, ठीक है। अच्छा, जब ST समानांतर QR हो गया, ये जब समानांतर हो गया, इसका मतलब है कि कोण PST बराबर कोण PQR, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा। कोण PQR, इसको मान लीजिए समीकरण 1। क्या मानिएगा? समीकरण 1। क्यों? क्योंकि जब यह समानांतर होता है तो इसका संगत कोण बराबर होता है, यानी यह कोण और यह कोण बराबर होगा, यानी कोण PST बराबर होगा कोण PQR के। लेकिन कोण PST बराबर कोण PRQ, इसको मान लीजिए समीकरण 2 दिया गया है और ये क्या है? संगत कोण से, संगत कोण है ना। समानांतर जब है जिसका संगत कोण बराबर होता है, लेकिन कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है, तो बताइए दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दाहिना पक्ष भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, 1 एवं समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ, कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRQ, PQR बराबर PRQ, यानी यह और यह एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं
कि जब सम्मुख भुजा बराबर हो तो सम्मुख कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं बराबर होती है। इसलिए ये क्या हो जाएगा जी, इसलिए आपका पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू आर जो है इसके सामने पी आर है और बराबर पी आर क्यू इसके सामने क्या है, पी एस है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस, चूंकि यदि सम्मुख कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी बराबर होती है। यदि सम्मुख कोण बराबर हो, किसी त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं बराबर होती है, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ लोगों की, यदि क्या, यदि किसी त्रिभुज की, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की सम्मुख कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, पी आर बराबर क्या हो गया, पी एस हो गया। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ।